1947 में आज़ादी मिलते ही थोड़े दिन में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जीप स्कैंडल। एक घोटाला ऐसा हुआ था कि भारत सरकार ने जीप खरीदी कागज पर, वास्तव में नहीं आई। जीप कागज पे आई, पैसे चले गए और जीप नहीं आई वास्तव में। और सेना इससे परेशान हो गई। सेना को जीप की जरूरत थी। हमारे रक्षा मंत्री ने ऑर्डर दिया, पैसे भी एडवांस में दिए, जीप नहीं है। और इसी चक्कर में भारत के लोग युद्ध हार गए चाइना से। हजारों वर्ग मील जमीन चली गई, हजारों सैनिक हमारे मारे गए। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। और उस समय रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्ण मेनन। और इतने बेशरम आदमी के घोटाला किया, पता चल गया, सिद्ध हो गया, और वो कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जैसे ए राजा अभी तक बोल रहा था ना, इस्तीफा नहीं दूंगा, भले ही घोटाला मैंने किया। और ये घोटाला करने वालों की हिम्मत देखो। ए राजा अभी तक ये कह रहा है कि मैंने जो कुछ किया वो प्रधानमंत्री को बता के किया। माने प्रधानमंत्री को 3.5 साल से ये सब पता था जो कुछ वो कर रहा। जीप स्कैंडल हुआ, उसके बाद एक पिस्तौल स्कैंडल हुआ था। पिस्तौल खरीदी गई कागज पे, लेकिन नहीं आई वास्तव में। सेना के हथियार खरीदने में इतने घोटाले हो चुके हैं पिछले 64 साल में। हम लोगों ने एक छोटा सा काम शुरू किया है कि जितने घोटाले पिछले 64 साल में हुए, इनका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है, दस्तावेज। अभी तक हमने जितना कुछ इकट्ठा किया है उससे पता चला कि पिछले 64 सालों में 340 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हो चुके हैं। 340 लाख करोड़। और ये घोटाले करने वाले लोग नेता अधिकारी और कोई नहीं, दो ही है। और ये पैसा कहाँ गया? ये सारा पैसा इन नेताओं ने अपने नाम से विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। स्विट्जरलैंड नाम का एक छोटा सा देश है, वहाँ की 330 बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं के 84,000 खाते हैं। उन खातों में 280 लाख करोड़ रुपए जमा है। ये अभी स्विट्जरलैंड की सरकार ने खुद कहा। वहाँ की बैंकों का एक एसोसिएशन है जिसका नाम है यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। उनका कहना है कि भारत के भ्रष्ट नेता और अधिकारियों का 280 लाख करोड़ बैंकों में जमा है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड जैसे दुनिया में 70 देश हैं, वहाँ की बैंकों में 60 लाख करोड़ और अलग से जमा। कुल 340 लाख करोड़ रुपए लूट कर वहां जमा कर लेगा। अब क्या किया जाए? तो भारत स्वाभिमान का जो आंदोलन शुरू हुआ, इसमें हमने संकल्प लिया है कि जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत खाई है, घूस लेकर ये पैसे विदेशों में जमा किए हैं, एक तो इनको कठोर दंड दिया जाए और ये सारे पैसे जब्त करके वापस भारत में लाए जाएं और इसी पैसे से देश का गरीबी, बेरोजगारी और हमारी भुखमरी मिटाई जाए। ये हमने समझा। आपके मन में सवाल आएगा कि ये पैसा विदेशों में जमा हो गया है, क्या ये वापस आ सकता है? हाँ, ये आ सकता है। इसका हमने अध्ययन किया तो इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अगर ये सारा पैसा जो 340 लाख करोड़ का विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ है नेताओं ने, ये नेताओं ने अपनी संपत्ति बनाकर जमा कर रखा है, व्यक्तिगत संपत्ति। अगर इस पैसे को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया जाए तो ये सारा पैसा वापस आ जाए। दुनिया में एक कानून है, वो सब देशों में है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, सभी देशों पर लागू है वो कानून। कानून क्या है? वो ये है कि जब तक पैसा किसी की व्यक्तिगत संपत्ति होता है, वो दुनिया में कहीं भी जमा होता है, लेकिन जब वो पैसा किसी राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है तो वो उसी राष्ट्र में जमा हो सकता है जिस राष्ट्र की वो संपत्ति है। अभी जो 340 लाख करोड़ है, ये नेता और अधिकारियों ने व्यक्तिगत नाम से जमा किया हुआ है। अगर हम इसको भारत देश की संपत्ति बना दें
तो ये भारत में ही जमा हो सकता है, बाहर नहीं रह सकता। तो हमने एक काम किया है कि इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति बनाने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करवाया है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल हुआ है और उस मुकदमे को दाखिल किया है एक बहुत बड़े वकील ने। उनका नाम है श्री राम जेठमलानी। अच्छी बात क्या हुई है कि इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। और मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि विदेशी बैंकों में जो पैसे जमा कर रखे हैं भ्रष्ट नेताओं ने, इसको भारत में वापस लाया जाए और इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा स्वीकार किया। अब इस पर बहस हो रही है। बहस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि आप जल्दी से इस पैसे का पता लगाओ और ये किसका पैसा है, कितना है, ये हमें बताओ। तो सरकार के अधिकारी दुनिया के 70 देशों में अभी घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि किस किस का कितना पैसा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस देकर ये पूछा था कि कितने देशों में पैसे का अब तक पता चला। तो भारत के वित्त मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि 34 देशों में पैसे का पता चल गया है, 36 देशों में पता चलना बाकी है, कुल 70 देशों में ये पैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने दिन लगेंगे आपको पता करने में? तो सरकार ने कहा 1 साल लगेगा। तो 2011 के अंतिम माने दिसंबर 2011 तक सरकार ये पता लगाकर सुप्रीम कोर्ट को बताएगी और सुप्रीम कोर्ट फिर इसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दे। ये हमारा उनको निवेदन है। पता चल गया एक बार, फिर इसको संपत्ति बना दे देश की। और कोई नेता चिल्लाएगा तो उससे पूछ लो कि तुम कहां से लाए ये पैसा, पूछो उसको पूछो तुम्हारे बाप ने दिया, तुम्हारे दादा ने दिया, तुम्हारे नाना ने दिया, तुम्हारी नानी छोड़ गई थी, तुम्हारी दादी छोड़ गई थी, किसने दिया तुमको? नेता कहेगा जी मैंने कमाया। तो बता दो अपनी कमाई का हिसाब। तुम मुख्यमंत्री रहे, तुम वित्त मंत्री रहे, तुम प्रधानमंत्री रहे, तो कितनी तनख्वाह मिलती है और कितना पैसा होता है और ये कितना है? हमने कई नेताओं की जन्म कुंडली बनाई। जन्म कुंडली ये नहीं राहु केतु वाली, जन्म कुंडली ये कि उनके पास कितना पैसा आ गया जब वो राजनीति में आए और जब वो राजनीति में नहीं थे तो क्या था। तो एक भारत का महाभ्रष्ट नेता है, महाराष्ट्र का है, 2 बार मुख्यमंत्री बना है महाराष्ट्र में, अभी मंत्री है केंद्र सरकार में। 25 साल पहले इसके घर में साइकिल भी नहीं थी, साइकिल नहीं थी उसके घर में। आज उसकी संपत्ति 72,000 करोड़ की है। कहां से आया 25 साल में? बता दो। और अगर सिद्ध कर दो कि ये तुम्हारा है तो तुम ले लो, और नहीं सिद्ध कर पाए तो ये देश का पैसा है, तुम्हारा थोड़ी है, तुमने लूटा, बेईमानी की। ऐसे एक नेता है, महाराष्ट्र का है, मुख्यमंत्री रह चुका है महाराष्ट्र में, अभी केंद्र में मंत्री है। 25 साल पहले वो सब्जी बेचता था मुंबई रेलवे स्टेशन में, दादर में सब्जी बेचता था, टमाटर, गाजर, मेथी, पालक। आज उसकी संपत्ति 55,000 करोड़ की है। सब्जी बेचने से इतनी कमाई होती है। एक नेता है, वो भी केंद्र में मंत्री है, वो भी महाराष्ट्र का है। 25 साल पहले वो सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था मुंबई में और आज उसकी संपत्ति 45,000 करोड़ की। ऐसे 84,000 नेता हैं। इन सबसे पूछा जाए कि तुम लाए कहां से, बताओ। तुम सब्जी बेचते थे, तुम सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे, तुम दूध बेचते थे, और इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनी कैसे? तो बताओ सुप्रीम कोर्ट को। और नहीं बताते तो ये सारा पैसा जब्त करो और ये राष्ट्र की संपत्ति घोषित करो। उम्मीद है कि 1.5 साल के अंदर इस मुकदमे का फैसला आ जाएगा, हम जीतेंगे और 340 लाख करोड़ वापस आएंगे।
एक ही बात है जो हमारे दिल में खटकती है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट तो ये पूरी ईमानदारी से ये मामले की जांच कर रहा है, लेकिन ये जो बेईमान नेता है ना, इनके हाथ में एक छोटी सी ताकत है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर करा सकते, ये इनके हाथ में। तो हमें कई बार लगता है कि शायद हमारे इस मामले में भी जो जज है ना अभी तो ईमानदार है, फिर उनका ट्रांसफर करा दें और बेईमान जज आ गए तो क्या करेंगे। तब हमने दूसरा संकल्प लिया और हमारा ये है कि हम फिर भारत की संसद में एक प्रस्ताव पास कराएंगे और उसमें ये कहेंगे कि जो विदेशी बैंकों में भ्रष्टाचार का पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति संसद घोषित करे। और इसके लिए कई सांसदों को हम बात कर रहे हैं। खुशी की बात है कि कई सांसद तैयार हैं इसके लिए, जिनका कोई पैसा नहीं वो तैयार है, वो कहते ठीक है बिल पेश करें। हाँ, ऐसे कई सांसद हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्वामी जी का आशीर्वाद जिस दिन मिलेगा बिल पेश कर देंगे संसद, स्वामी जी का आशीर्वाद जिस दिन मिलेगा बिल पेश कर देंगे संसद। और स्वामी जी ने कहा है कि पहले देख लो भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो, उसके बाद देखेंगे। तो 1.5-2 साल में ये फैसला नहीं आया तो संसद में विधेयक पेश करेंगे। और बिल तो संसद में 2 सांसद लाते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा में। बहस सभी को करनी पड़ती है उस पर, तो बहस होगी उस पर। बहस वाले दिन हम देखेंगे कि कौन कौन सांसद इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि जो विरोध करेगा पक्की बात है बेईमान वही है, हरामी वही है, पैसे उसी के हैं, खाता उसी। तो सारा देश देखेगा कि बेईमान सांसद कौन कौन। और ये बहस टीवी पे आएगी, आप तो जानते हैं अब तो सब बहस संसद की टीवी पे आती है, तो ये भी आएगी, तो आप भी देखना मैं भी देखूंगा। और आपका एरिया का सांसद क्या कह रहा है ये जरूर देखना, हाँ, वो विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है, तो पता तो चले बेईमान कौन ईमानदार कौन। और अब कई लोग हमको ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि राजीव भाई जिस दिन ये विधेयक संसद में आएगा बहुत सारे नेता डर के मारे ही विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि पोल खुलेगी, विरोध करेंगे। तो हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो विरोध नहीं करेंगे तो विधेयक पास हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा, तो पैसे आ जाएंगे। और अगर वो विरोध करेंगे तो सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन है संसद। तो अपने तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हमको क्या नुकसान। और अगर एक ही बात है कि संसद में अगर विरोध नहीं हुआ तो बिल पास हुआ, कानून बना, पैसे आए, और अगर विरोध हुआ तो ये बिल गिरेगा, यही होने वाला है ना, फिर बिल नहीं पास होगा। तब हमने तीसरा संकल्प लिया है कि 2014 में लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो जो जो सांसदों ने ये बिल पास नहीं होने दिया उन सबके चुनाव क्षेत्रों में जाकर उनकी पोल खोलेंगे, उनकी जन्म कुंडली खोलेंगे और जनता के सामने नंगा करेंगे। और फिर जनता से कहेंगे ऐसे बेईमान और हरामियों को दोबारा जिताओ जो देश का पैसा नहीं आने दे रहे। और हमारा पक्का विश्वास है कि जनता उन्हें हराएगी और उनके स्थान पर ईमानदार सांसद जीत कर आएंगे। और हमने इसकी तैयारी कर ली है। 400 संसदीय क्षेत्रों से हम कम से कम 400 सांसदों को जिता के लाएंगे इस 2014 के चुनाव। और ये संकल्प एक सन्यासी ने लिया है और सन्यासी के सारे संकल्प पूरे होते हैं। और अच्छी बात ये हुई है कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने ये जो संकल्प किया, इस संकल्प का समर्थन करने के लिए 70 और भी साधु संतों ने घोषणा कर दी है कि 2014 का चुनाव आएगा तो हम भी स्वामी रामदेव जी के साथ जाएंगे इस काम। और जिन 70 संतों ने, सन्यासियों ने ये घोषणा की है उनमें से 2-4 नाम बताता हूँ। परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य कांचीपुरम, परम पूजनीय मुरारी बापू, परम पूजनीय सुधांशु महाराज, परम पूजनीय रमेश भाई ओझा, परम पूजनीय किरीट भाई ओझा, परम पूजनीय डॉक्टर प्रणव पंड्या, गायत्री परिवार, ये सब 70 संतों ने ऐलान किया है
कि अब पानी सिर से गुजर चुका है, भ्रष्टाचार में पूरा देश फंस गया है। अब ये सारे संत और सन्यासी निकलेंगे देश में और 2014 के चुनावों में 400 ईमानदार सांसदों को